everyone, I am Shivani. This is our second video on molecular biology unit. Today we talk about the experiment related to genetic material. Let's continue from where we stopped in the last video. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है डीएनए के ऊपर हमें इस तरह से नाइट्रोजन बेस ये देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोसाइड अगर हमें देखने को मिले तब क्या होगा। एडेनाइन की अगर डीएमिनेशन हो जाए, म्यूटेशन अगर एडेनिन में हमने प्रीवियसली यूनिट में चैप्टर में डिस्कस किया है। एडेनिन की अगर डीएमिनेशन हो जाती है तो डीएमिनेशन इसमें जो करता है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड और उसकी वजह से बनता है हाइपोजेंथिन। हाइपोजेंथिन अगर फॉर्म्ड होता है तो ये भी मॉडिफाइड फॉर्म है नाइट्रोजन बेस की। इसी तरह से ग्वानिन की अगर हम बात करें, ग्वानिन की डीएमिनेशन से जेंथिन की फॉर्मेशन होती है और ये जेंथिन की अगर फर्दर डीएमिनेशन हो जाए तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और ये डीएमिनेशन जो करता है दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज ये डीएमिनेशन करता है। नॉर्मल केस की बात करें, नॉर्मली अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो नॉर्मली न्यूक्लियोसाइड जो बनते हैं किसी भी नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से एडेनिन अगर शुगर के साथ मिलता है तो एडिनोसाइन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर एडेनिन ही डीएमिनेटेड हो गया है वहाँ हाइपोजेंथिन की फॉर्मेशन है। हाइपोजेंथिन अगर शुगर के साथ मिल रहा है तो एनोसिन की फॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो एनोसिन जो बनता है वो अगर हाइपोजेंथिन शुगर के साथ मिलता है तो एनोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिसका मतलब होता है सिंथेटिक फॉर्म मतलब कि जो लैब में बनाए जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो लैब में बनते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की सिंथेटिक फॉर्म हमें तीन तरह से देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज AZT, इसे कहा जाता है एजिडोथायमिडीन। ये एजिडोथायमिडीन जो है वो सिंथेटिक फॉर्म है थायमिन की। सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज DDI, और DDI की बात करें तो डाई डिऑक्सी आइनोसिन इसे कहा जाता है। ये सिंथेटिक फॉर्म होती है एडेनिन की और ये दोनों ही इनहिबिटर होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के लिए ये इनहिबिटर होते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को। जो HIV में ट्रांसक्रिप्शन होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसको ये रोकने का काम करते हैं। तो ये सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ यूज़ किया जाता है। HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसको रोकने के लिए AZT एंड DDI जो ड्रग होती हैं वो दी जाती हैं। HIV पूरी तरह से क्योर तो नहीं होती, उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसमें ना हो, उसके लिए ये ड्रग जो है वो दी जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड इज दैट इज एलोप्यूरिनोल। ये सिंथेटिक फॉर्म होती है प्यूरिन की और ये ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। गाउट का मतलब होता है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में अगर यूरिक एसिड एक्युमुलेट होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है एलोप्यूरिनोल का। ये एलो जो प्यूरिनोल होता है ये इनहिबिटर होता है जेंथिन ऑक्सीडेज का। नॉर्मली जो जेंथिन होता है उस जेंथिन को ये जेंथिन ऑक्सीडेज जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, लेकिन एलोप्यूरिनोल जो है इस जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होता है और ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में फिर यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से एलोप्यूरिनोल जो है वो यूज़ होता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी करेंसी की। तो एनर्जी करेंसी ATP जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली एनर्जी करेंसी जो है वो ATP को कहा जाता है। ट्रांसलेशन और जो क्रैब साइकिल होती है उसमें GTP की फॉर्मेशन होती है, तो GTP भी जो है वो एनर्जी करेंसी ही होती है। फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में CTP होता है एंड ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस में UTP हमें एनर्जी करेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम अदर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें दैट इज साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP जो होते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं और ये भी हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास ATP है और अगर इस ATP से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट इसके साथ जुड़े हुए हैं दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट। ये अल्फा, अगर इसमें से हम गामा और बीटा फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे द हेल्प ऑफ एडिनालेट
साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन होती है। एटीपी को सीएएमपी में जो चेंज करता है दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेज। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम बताओ जो एटीपी को सीएएमपी में चेंज करता है। नेक्स्ट इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं जीटीपी को जो सीएएमपी में कन्वर्ट करता है। इस केस में जीटीपी के जो दो फॉस्फेट होते हैं गामा एंड बीटा फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से, और ये कन्वर्ट होता है इनटू सीजीएमपी में। दोनों जो होती हैं इनके बीच में हमें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो इनमें हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है, और ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है ये 5th कार्बन एंड 3rd कार्बन ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड में देखने को मिलता है। इस तरह के बॉन्ड को साइक्लिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शुगर है एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस। तो शुगर के नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये हमें शुगर की 1st कार्बन 9th नाइट्रोजन इन केस ऑफ प्यूरिन एंड 1st नाइट्रोजन इन केस ऑफ पैरामिडीन देखने को मिलता है। दिस बॉन्ड इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th कार्बन। इसी शुगर की जो 5th कार्बन होती है उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड होता है। एक फॉस्फेट अगर अटैच्ड होता है तो इसमें हमें देखने को मिलता है एस्टर बॉन्ड, एंड फॉस्फेट और फॉस्फेट जो है वो आपस में जुड़ते हैं ड्यू टू एनहाइड्राइड बॉन्ड। लेकिन अगर ये बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं, ये फॉस्फेट अगर हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, गामा और बीटा फॉस्फेट को अगर हम रिमूव कर देते हैं, जब ये फॉस्फेट यहाँ से हट जाते हैं तो यहाँ का जो बॉन्ड होता है दिस बॉन्ड इज अटैच्ड विद द OH ग्रुप ऑफ द 3rd कार्बन ऑफ द शुगर। तो शुगर की 3rd कार्बन जो होती है उस OH के साथ जो है ये फॉस्फेट जो है वो बॉन्ड बनाता है, इसे कहा जाता है साइक्लिक। तो ये साइक्लिक, अगर ये एडेनिन अगर है तो साइक्लिक AMP इसे कहा जाएगा। अगर ये जो नाइट्रोजन बेस जो है वो ग्वानिन अगर होगा तो इसे कहा जाएगा CGMP इसे कहा जाता है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एडेनिन के केस में एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से, और इन केस ऑफ ग्वानिन ग्लूटानाइलेट साइक्लेज एंजाइम की हेल्प से ये साइक्लिक बॉन्ड जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चारगैफ रूल। इट इज गिवन बाय एरविन चारगैफ ने इसे दिया था। दिस इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए ये रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन CSIR जो नेट का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ये डबल स्टैंडर्ड DNA एंड डबल स्टैंडर्ड RNA के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका जो आंसर है वो ये टिक होता है। लेकिन अगर हम TGT PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम डबल स्टैंडर्ड DNA को ही इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं। नेक्स्ट हम इस रूल की बात करें तो फर्स्ट रूल है चारगैफ रूल का फर्स्ट रूल स्टेट दैट अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन के अमाउंट के इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलता है, एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन के अमाउंट के इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। सेकेंड अगर हम बात करें दैट इज द रेशियो ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन की जो रेशियो होती है वो हमें इक्वल देखने को मिलती है। दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन जो है वो प्यूरिन होते हैं एंड साइटोसिन एंड थाइमिन जो है वो पैरामिडिन होते हैं। तो इनकी जो रेशियो है या इनका जो अमाउंट है, नंबर है, वो हमें इक्विवेलेंट देखने को मिलता है, विच इज़ ऑल्सो रेशियो। अगर हम इस तरह से लिखते हैं प्यूरिन में हम देखेंगे दैट इज एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन पैरामिडिन है साइटोसिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू 1। तो इनकी जो रेशियो है हमें 1:1 देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चारगैफ रूल के अकॉर्डिंग एडेनिन एंड थाइमिन जो होता है वो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन जो होता है उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हमें देखने को मिलते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इसी तरह से देखने को मिलता है। फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज की अगर हम बात करें तो उसमें एडेनिन प्लस थाइमिन एंड ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू बेस कांस्टेंट के इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलता है। इट इज नॉट यूनिवर्सली कांस्टेंट फॉर ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ये लेस देन 1 हमें देखने को मिलता है, बिकॉज क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो DNA होता है उसमें GC टाइप जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर GC का अमाउंट ज़्यादा है तो वो लेस देन 1 हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो मोर देन 1 होता है। दैट इज यूकैरियोटिक DNA जो होता है उसमें ANT एडेनिन एंड थाइमिन टाइप जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से ये इट इज़ नॉट कांस्टेंट अक्रॉस ऑल प्रोकैरियोटिक, इट कैन बी वेरी बिटवीन द स्पीसीज। ये स्पीसीज में हमें वेरी देखने को मिलता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज होती हैं उनमें हमें ये लेस देन 1 देखने को मिलता है, और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ये मोर देन 1 होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट चारगैफ रूल। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल जर्नी। ये जर्नी है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए। अर्लियर जो व्यू था दैट इज जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रोटीन या
आरएनए होते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, और इन्होंने दिया था ये 1928 में। एक्सपेरिमेंटल के लिए इन्होंने जो मटेरियल लिए थे, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, और बैक्टीरिया इन्होंने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जिसे डिप्लोकोकस निमोनिया भी कहा जाता है, और ये निमोनिया कॉज करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन्होंने लिया था, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिया था, दैट इज माइस। तो इन पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की इन्होंने 2 स्ट्रेन ली थी। फर्स्ट इज द स्मूथ स्ट्रेन, और ये स्मूथ स्ट्रेन जो थी एनकैप्सुलेटेड थी एंड वायरुलेंट थी। एनकैप्सुलेटेड का मतलब म्यूकोपॉलीसेक्राइड की स्ट्रेन थी ये, एंड वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉजिंग है, जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो जाती है। सेकेंड इन्होंने लिया था रफ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन थी नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड का नो पॉलीसेक्राइड कोड, इसमें जो है पॉलीसेक्राइड कोड नहीं है, नॉन पॉलीसेक्राइड है ये, एंड ए वायरुलेंट है, नो डिजीज, इससे डिजीज भी नहीं होती है, तो माइस जो है वो सर्वाइव करता है। तो फर्स्टली अगर हम स्मूथ की बात करें तो एनकैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट है, और रफ स्ट्रेन जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड एंड ए वायरुलेंट है। इनके एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले स्मूथ स्ट्रेन को लिया और माइस में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो जाती है। सेकंड इन्होंने क्या किया कि रफ स्ट्रेन को लिया। रफ स्ट्रेन जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट करवाई तो माइस जो है वो सर्वाइव कर जाता है। थर्ड केस में इन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन ली लेकिन उसको हीट करके यूज किया। जब हीट करके इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को लिया तो माइस में इंजेक्ट किया, तो माइस जो है वो सर्वाइव कर रहा है। एंड फोर्थ केस में इन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन ली एंड स्मूथ स्ट्रेन जो हीट किल्ड वाली स्मूथ स्ट्रेन है वो भी साथ में रफ स्ट्रेन में इन्होंने यूज की, और जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो जाती। क्योंकि अगर इन्होंने सिंपली अगर रफ स्ट्रेन लेते थे तो माइस जो है वो जिंदा रह रहा था, लेकिन अगर रफ स्ट्रेन के साथ इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को मिलाया है, जो हीट वाली स्मूथ स्ट्रेन है उसको मिलाया है, जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो जाती है। तो इससे ये कंक्लूड करते हैं दैट इज समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन से कुछ जो है वो ट्रांसफर होता है टू द रफ स्ट्रेन। एज ए रिजल्ट रफ स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट हो जाती है। पहले अगर हम रफ स्ट्रेन की बात करें तो वो नॉन कैप्सुलेटेड थी एंड ए वायरुलेंट थी, लेकिन बाद में वो एन कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट बन जाती है। तो समथिंग इज ट्रांसफॉर्म, कुछ जो इसमें है जो ट्रांसफॉर्म होता है। इस तरह से ग्रिफ्थ ने ये चीज़ तो बताई थी कि समथिंग इज ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो क्लियरली ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्या चीज़ इसमें ट्रांसफॉर्म्ड होती है। यहाँ पर जो लिविंग लिया गया है, लिविंग का मतलब है कि ये जो है नॉर्मल जो है वो स्टेन है जिसमें हीट नहीं किया है, एंड डेड का मतलब है जब हमने हीट स्टेन को यूज़ किया है। देन इसके बाद अगर हम शॉर्ट कमिंग की बात करें ग्रिफ्थ की, तो ग्रिफ्थ डिड नॉट कन्फर्म द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ग्रिफ्थ जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या उसके केमिकल के बारे में नहीं बता पाए थे कि क्या चीज़ ट्रांसफॉर्म होती है। देन इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे कहा जाता है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की दी गई थी 1944 में, और इसे एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। जो एक्सटेंडेड ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करके इन्होंने यूज़ किया है, दैट इज एवरे मैकलॉड एंड MC कार्टे। इन्होंने ग्रिफ्थ के ही एक्सपेरिमेंट को यूज़ किया है और साथ में इन्होंने थोड़ा सा उसमें एड ऑन किया है, इन्होंने यूज़ किए हैं हाइड्रोलेसिस। ये हाइड्रोलेसिस जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को अगर डाइजेस्ट करना है, ख़त्म करना है, तो उसको किया जाता है कार्बोहाइड्रोलेज करते हैं। प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय, तो प्रोटीन को अगर डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएजेस करते हैं। RNA को डाइजेस्ट करना है तो RNAs करते हैं। इसी तरह DNA को अगर डाइजेस्ट करना है तो DNAs करते हैं। इस तरह से 4 हाइड्रोलेसिस इन्होंने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। ग्रिफ्थ के ही एक्सपेरिमेंट को इन्होंने यूज़ किया था। ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था जब ग्रिफ्थ ने रफ स्ट्रेन लिया था स्मूथ हीट किल्ड के साथ, तो माइस जो है वो डेथ हो जाती है। समथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड, इतना ही वो बता पाए थे। तो इस तरह से इन्होंने ये रफ स्ट्रेन और हीटेड स्मूथ स्ट्रेन को ही लिया माइस की, जिसकी वजह से माइस की जो है वो डेथ हो जाती है। लेकिन इन्होंने देखा कि ये रफ स्ट्रेन जो है, इस रफ स्ट्रेन अगर हम डायरेक्ट दे रहे थे तो माइस जो है वो जिंदा रह रहा था, माइस जो है वो सर्वाइव कर रहा था। लेकिन अगर हम इस रफ स्ट्रेन में स्मूथ हीट किल्ड वाली स्ट्रेन जो है वो मिला रहे हैं, जिसकी वजह से ये माइस जो है वो मर जा रहा है, इसकी डेथ हो जा रही है, तो समथिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द स्मूथ
किल्ड स्टेन से कुछ ट्रांसफॉर्म होता है। फर्स्टली इन्होंने देखा अगर कार्बोहाइड्रेट इससे ट्रांसफॉर्म होंगे, तो अगर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट अगर इससे हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेज एंजाइम अगर इसमें देंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेगा, और कार्बोहाइड्रेट अगर इससे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो इसमें माइस जो है वो सर्वाइव करेगा। इसी तरह से इन्होंने फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट दिए, लेकिन इसमें भी इनको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, समथिंग कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से माइस की जो है इस केस में भी डेथ हो रही है। सेकंड इन्होंने प्रोटीएज लिया, प्रोटीएज में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। देन इसके बाद इन्होंने आरएनएज लिया, आरएनएज में भी इनको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, माइस जो है वो मर रहा है। लेकिन जैसे ही इन्होंने डीएनएज दिया तो नो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें देखने को मिल रही है। मतलब कि डीएनएज जब एंजाइम इन्होंने दिया, जिसकी वजह से ये डीएनएज जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट कर लेता है, और डीएनए से स्मूथ किल्ड स्टेन का डीएनए जो है वो रफ में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, और माइस जो है वो सर्वाइव करता है। इतना तो ये बता सके थे कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग या जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को भी वाइडली जो है एक्सेप्टेड नहीं किया गया था। देन इसके बाद जो है वो थर्ड एक्सपेरिमेंट दिया था, और ये एक्सपेरिमेंट दिया था, थर्ड एक्सपेरिमेंट है, दैट इज हर्से एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट दिया था 1952 में, जिसे फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। अनइक्वल वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन्होंने दिया है ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, और इनका जो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट था वो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज एंड ई कोलाई पे किया था। बैक्टीरियोफाज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से ये कैस्पिड कोड होता है, इसे प्रोटीन कोड कहा जाता है। ये हेड होता है बैक्टीरियोफाज का, जो कैस्पिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और हेड के अंदर ही इस तरह से डीएनए देखने को मिलता है। ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट इज द बैक्टीरियोफाज का ये स्ट्रक्चर है। इसी पे इन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया था, या ई कोलाई पे इन्होंने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट हम इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो हर्से एंड चेज ने यूज़ किया था बैक्टीरियोफाज को। बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इन्होंने जो वायरस लिया है वो लिया था इन्होंने, दैट इज़ बैक्टीरियोफाज, और इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया था वो इन्होंने लिया था ई कोलाई बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं। तो इस बैक्टीरियोफाज में इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, और इसे इन्होंने डीएनए में इनकॉर्पोरेट किया। क्योंकि डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में फॉस्फेट बॉन्ड फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इजीली जो फॉस्फोरस है वो डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सेकंड इन्होंने लिया दैट इज़ द सल्फर लेवल। तो रेडियो एक्टिव जो दूसरा इन्होंने लिया दैट इज़ सल्फर लेवल, और ये प्रोटीन कोड पे इन्होंने इनकॉर्पोरेट करवाया। जो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोड होता है, कैस्पिड होता है, उस पर इन्होंने इनकॉर्पोरेट करवाया। अब ये जो बैक्टीरियाफाज हैं ये इन्होंने अलाउ किए, दिस बैक्टीरियाफाज वर देन अलाउ टू इन्फेक्ट द ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियाफाज जो हैं वो इस तरह से फिर ई कोलाई में इन्फेक्ट करते हैं। ये इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है जिसमें ये बैक्टीरियाफाज जो है वो इन्फेक्ट करता है, एंड जो सल्फर लेवल है वो भी इन्होंने दूसरे ई कोलाई पे इन्फेक्ट करवाया। आफ्टर इन्फेक्शन इन्होंने इसे सेंट्रीफ्यूज करवाया, जिसका मतलब है द मिक्सचर वॉज ब्लेंडेड टू सेपरेट द बैक्टीरियाफाज एंड द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरियाफाज जो है वो अलग हो जाएगा, जो वायरस है वो अलग हो जाएगा, और जो ई कोलाई है वो सेपरेट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूज करवाया। जो पैलेट इनको नीचे देखने को मिलता है उसे पैलेट कहा जाता है, और जो ऊपर इनको वायरस देखने को मिलता है उसे सुपरनेंटेंट कहा जाता है। देन इसके बाद इन्होंने इस पैलेट को, और ये है सुपरनेंटेंट इन्हें देखने को मिलता है, इसे इन्होंने मेज़र किया। रिजल्ट में इनको देखने को मिलता है जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो इनको देखने को मिलता है इस बैक्टीरिया के अंदर। जो ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया है इसमें इनको देखने को मिलता है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, लेकिन जो दूसरा इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर लिया है वो इन्हें ई कोलाई के अंदर नहीं देखने को मिलता है। जो इसमें सुपरनेंटेंट बचता है उसी में देखने को मिलता है। तो ये कंक्लूड करते हैं द कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो है इनको देखने को मिलता है, नॉट द प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो नहीं देखने को मिलती है। द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक्टीरियाफाज टू द बैक्टीरिया सेल। तो ई कोलाई में जो है वो ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही होता है, प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है। इसकी वजह से इन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है। तो ये था हर्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल कहा था सिंगल फ्रेंकल कॉनरेड ने कहा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टीएमवी एंड एचआरवी पे। टीएमवी का मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस, और डिजीज कॉज करता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है टीएमवी, और ये टोबैको लीफ में डिजीज करता है। एंड आरएचवी इज द
होल्म्स रिब ग्रास वायरस जो डिजीज कॉज करता है लीफ डिजीज ऑफ प्लेंटेगो में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसे रिकंस्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दो तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने फर्स्ट किया था उसमें इन्होंने लिया TMB-A एंड TMB-V। TMB-A का मतलब है जिसमें कि इन्होंने RNA को इसमें से निकाला था, और दूसरा जो TMB-B है इसका कैस्पिड इन्होंने लिया। तो कैस्पिड बी इन्होंने लिया। कैस्पिड जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोड लिया इन्होंने TMB-B का, और RNA लिया इन्होंने TMB-A का, जिसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया एक में, जिसे कहा जाता है काइमेरिक वायरस। और ये काइमेरिक वायरस जो है इन्होंने इन्फेक्ट करवाया इन टोबैको लीफ में, और टोबैको लीफ में इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया कि ऑल वायरसेस जो जितना भी इसमें वायरस आया है वो TMB-A का ही आया है, क्योंकि RNA जो है वो TMB-A का ही है। तो जितना भी वायरस जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उस लीफ में से, उसमें TMB-A ही इनको देखने को मिलता है। सेकंड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाया उसमें इन्होंने दो केस लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का जो फर्स्ट केस इन्होंने लिया जिसमें इन्होंने TMV लिया एंड HRV लिया। तो RNA ऑफ TMV लिया और प्रोटीन कोट ऑफ HRV लिया। जब इन्होंने इसका काइमेरिक वायरस जो इन्होंने लिया उसको इन्फेक्ट किया दो प्लांट्स में। टोबैको की लीफ में जब इसको इनकॉर्पोरेट किया गया तो टोबैको में इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिला, क्योंकि RNA जो है वो TMV का था, जिसकी वजह से टोबैको लीफ में जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और इन्फेक्शन जब इन्होंने प्लेंटेगो में इन्होंने इन्फेक्शन देखा तो इसमें जो है वो इनको इन्फेक्शन जो है वो नहीं देखने को मिलता है। सेकेंड इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में TMV जो है और HRV जो है वही लिए हैं, लेकिन प्रोटीन कोड TMV का लिया और RNA जो है वो HRV का लिया। जब इनको इनकॉर्पोरेट किया और काइमेरिक वायरस की फॉर्मेशन की, और उसे फिर इन्होंने इन्फेक्ट किया टोबैको लीफ में और प्लेंटेगो लीफ में। जो टोबैको लीफ में इन्होंने किया तब इनको इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन प्लेंटेगो में इनको इन्फेक्शन देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि RNA जो है वो जेनेटिक मटीरियल है और वो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है। जब इन्होंने RNA जो है वो HRV का लिया तो ये प्लेंटेगो लीफ में ही हमें इन्फेक्शन देखने को मिला। जब इन्होंने RNA TMV का लिया तो टोबैको लीफ में इनको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। So this proves that RNA is a genetic material. In the absence of DNA, it can act as a genetic material. तो some viruses में RNA भी हमें genetic material देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं RNA वर्ल्ड हाइपोथेसिस। ये दिया था गिलबर्ट ने। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एंड सिंस मैनी फंक्शन इन्वॉल्व्ड अराउंड द RNA। इनके अकॉर्डिंग जो है वो RNA जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, और RNA जो है बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है। mRNA जो है वो कोडिंग RNA होता है, tRNA अडेप्टर RNA होता है, rRNA राइबोसोम्स होते हैं, एंड जेनेटिक RNA जो है वो मैनी वायरसेस के लिए जो है वो RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। कंसंट्रेशन की बात करें तो rRNA की ज़्यादा होती है, देन tRNA, देन mRNA। ये सीक्वेंस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। एंड डाइवर्सिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो mRNA ज़्यादा होता है, देन tRNA, देन rRNA। और कैटालिटिक RNA की बात करें दैट इज राइबोएंजाइम, 23S rRNA, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, RNase फॉस्फेटेज। तो ये कैटालिटिक RNA होता है। siRNA, miRNA जो होता है उसे PTGS कहा जाता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। snRNA जो प्रोसेसिंग ऑफ mRNA करता है, जो रिमूवल ऑफ इंट्रोन करता है, दैट इज snRNA। scRNA जो है वो प्रोटीन ट्रैफिकिंग का काम करता है। snORNA जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ rRNA करता है। तो इस तरह से RNA जो है वो वेरियस फंक्शन करता है, और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस जो है RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन लेटर ऑन once upon a time RNA was independent because properties of genetic material and properties of enzyme catalytic property। RNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और एंजाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो इसकी जेनेटिक प्रॉपर्टीज थी उनको लेटर ऑन जो है वो DNA जो है उसको हैंड ओवर किया जाता है, क्योंकि अब्सेंस ऑफ 2OH ग्रुप इन डिहाइड्रोक्सी राइबोस शुगर, DNA में 2OH जो है वो अब्सेंट होता है। सेकंड जो प्रेजेंस ऑफ 5CH3 यूरेसिल में एडिशन ऑफ CH3 करना होता है, फिफ्थ जो कार्बन होती है उसमें CH3 की एडिशन करते हैं, जिसकी वजह से जो थाइमिन का स्ट्रक्चर होता है उसी की तरह सिमिलर स्ट्रक्चर जो है यूरेसिल का बन जाता है। तो थाइमिन जो है वो DNA में हमें
देखने को मिलता है, इसलिए डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, डीएनए में कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है जिसकी वजह से उसकी रिपेयरिंग जो है वो ईजियर होती है देन द आरएनए। आरएनए से ईजियर रिपेयर जो है वो डीएनए में देखने को मिलता है, इसलिए जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो डीएनए में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेरेटिवली आरएनए, इसलिए जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। सेकंड इज द एंजाइम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है आरएनए, लेकिन ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो है वो आरएनए की प्रॉपर्टी से बेटर जो है वो प्रोटीन एंजाइम में हमें देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मोर देन डाइवर्सिटी ऑफ आरएनए, क्योंकि आरएनए की डाइवर्सिटी से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन डाइवर्सिफाइड होती है। मोर देन 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, एंड आरएनए में हमें 2 और 3 टाइप ही देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो मोर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए की जगह। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज की। तो डीऑक्सीराइबोज का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें फर्स्ट जो कार्बन होती है ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन बेस के साथ, एंड फिफ्थ जो कार्बन होती है ये बॉन्ड बनाता है दैट इज फॉस्फोरस के साथ, एंड थर्ड जो बॉन्ड होता है इस OH का वो भी हमें देखने को मिलता है फॉस्फेट के साथ। तो इसमें कोई भी ग्रुप जो है वो फ्री नहीं होता है। लेकिन इन केस ऑफ राइबोज की अगर हम बात करें तो इसमें भी फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाता है, फिफ्थ जो है वो फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड थर्ड जो है वो भी फॉस्फेट के साथ बॉन्ड ये करता है। लेकिन इसमें OH ग्रुप भी हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से राइबोज जो है वो अनस्टेबल ये स्ट्रक्चर होता है। इसकी वजह से ये OH जो है वो किसी के साथ भी बॉन्ड कर सकता है और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं यूरेसिल की। यूरेसिल के जो फिफ्थ कार्बन होती है उसमें CH3 की एडिशन करवाई जाती है ताकि ये स्टेबल प्रोडक्ट बन सके, लेकिन इसकी एडिशन करने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थायमिन के स्ट्रक्चर की तरह ही सेम हमें देखने को मिलता है, और थायमिन जो प्रेजेंट होता है वो हमें देखने को मिलता है डीएनए में, इसलिए इस वजह से डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग जो है वो इजी हमें होती है करने के लिए। आरएनए की बात करें तो आरएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता है, इसलिए रिपेयरिंग ऑफ डीएनए जो है वो इजी होती है एज कम्पेयर टू आरएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।